दोस्तों नमस्कार, नेशनल वॉइस पर आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और चारों तरफ राजनीति की बातें हो रही हैं। इस बीच में समाज के विभिन्न हिस्सों को लेकर भी बातचीत हो रही है। इसमें खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं पर विशेष आलोचना भी हो रही है। उनके मतों को लेकर भी तमाम किस्म की चर्चाएं हो रही है। मुस्लिम मत कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्यों मुस्लिम मत एक होकर एकजुट होकर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम मतदाता वोट क्यों नहीं करते हैं, इसको लेकर तमाम किस्म की चर्चाएं हैं। इस मुद्दे पर खास तौर पर बातचीत के लिए हमने आज आमंत्रित किया अपने वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं मोहम्मद मोइन जी। मोहम्मद मोइन जी के बारे में आपको बता दूं कि यह लगातार अपने तीखे शब्दों और साफ सुथरी बातों के लिए जाने जाते हैं और यह लगातार मुस्लिम समाज को जागरूक करने का भी अपने तरीके से काम करते हैं। तो आइए मोइन भाई के साथ बातचीत को शुरू करते हैं। मोइन भाई, नेशनल वॉइस पर आपका स्वागत है। धन्यवाद रणविजय भाई। मोइन भाई, आपने करीब 5-6 दिन पहले अपने व्हाट्सएप समूहों पर भी और अपने फेसबुक पेज पर भी एक अपने मुसलमान समूह से या अपनी जो धर्म के लोग हैं उनसे आपने एक आह्वान किया, एक निवेदन किया कि वह एक साथ भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध करते हैं वह विरोध का तरीका ठीक नहीं है। तो एक चीज़ मैं शुरू ये करना चाह रहा हूँ, आपने अपने जो फेसबुक पेज पर कवर फोटो लगा रखी है, उस कवर फोटो में सामान्य तौर पर जो मुस्लिम समाज के लोगों को मैं देखता हूँ, कोई किसी फ़कीर के साथ लगाता है, कोई किसी मुल्ला के साथ लगाता है, कोई किसी मौलवी के साथ लगाता है। आपने जो फ़ोटो लगाई वह हिंदू संतों के साथ फ़ोटो है। तो ये क्या मामला है, थोड़ा सा साफ करें तो आगे बातचीत शुरू हो। पहले तो जिस अपील के बारे में आपने कहा उस अपील के बारे में बता दूं संक्षेप में, तो मैं उस अपील के बारे में आ जाता हूँ। आपने उस अपील के बारे में ये कहा कि किसी को जिताने के लिए नहीं, जो मुस्लिम समाज है वह भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करता है। तो इसके पीछे क्या तर्क है कि मुस्लिम समाज क्यों भाजपा को हराने के लिए ही वोट करता है? देखिए, ये पिछले लंबे अरसे से रणविजय भाई, आपने भी बहुत लंबे अरसे तक पत्रकारिता की है, पॉलिटिकल बीट देखते रहे, बड़े बड़े इंटरव्यू आपने किए हैं, बहुत सक्रिय होकर काम करते रहे। आपने भी महसूस किया होगा कि मुस्लिम समुदाय पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के नाम से चिढ़ता है। और पिछले अगर हम 20-22-25 सालों की बात कर लें, खासकर जब वो अयोध्या का मामला हुआ था, पहले कार सेवा शुरू हुई थी, उसके बाद जो बाबरी का ढांचा था वो गिराया गया था, तो वो एकदम से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करता है, नेगेटिव वोटिंग करता है। पूरी दुनिया में जो है लोग किसी को जिताने के लिए वोट करते हैं, लेकिन भारतीय जो मुसलमान है, खासकर जो उत्तर भारत के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब जगहों के जो मुसलमान हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करते हैं। उनके सामने ये सवाल नहीं होता है कि सामने कौन सा कैंडिडेट है जो जीतेगा या नहीं जीतेगा। उनके लिए सबसे बड़ा जो है जो इशू होता है ये होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोक सकते हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल था कि आखिर इस खेल में आप मोहरा क्यों बन रहे हो, आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हो, आप क्यों इस तरीके की बातें करते हो, क्यों आप नेगेटिव वोटिंग करते हो, और इससे आपको हासिल क्या होता है? आप सियासी वोट बैंक पे इस्तेमाल हो जाते हो। जो विपक्षी पार्टियां वो आपको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं, उससे आगे कुछ नहीं करती हैं, आपके अधिकार के बारे में कोई बात नहीं करती हैं, आपको उकसाती हैं कि आप उकसिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नेगेटिव वोटिंग करिए ताकि उनका उल्लू सीधा होता रहे। लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है, बदले में आपको बदनामी मिलती है, आपको गालियां मिलती हैं, आपको नफरत की निगाह से देखा जाता है और समाज में आप एकदम अलग थलग पड़ जाते हैं। इसलिए आपने उसमें एक और बात लिखी,
सेकुलर पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का खौफ पैदा करके अपना उल्लू सीधा कर लेती हैं। तो इससे आप मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, सेक्युलर पार्टियां, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया था कि कथित सेक्युलर पार्टियां, कथित सेक्युलर पार्टियों का मतलब कि वो सेक्युलर है नहीं, सिर्फ सेक्युलर होने का दिखावा करती हैं। और सेक्युलर वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुसलमानों का वोट बैंक हथियाने के लिए, उनको अपने पाले में लाने के लिए हर हथकंडे अपनाती हैं, उनका पूरा भविष्य दांव पे लगा देती हैं, उनको बरगलाती हैं, उनसे दंगे करवाए जाते हैं, उनसे फसाद करवाए जाते हैं, उनको आर्थिक तौर पे बढ़ने नहीं दिया जाता। वो कभी नहीं चाहती कि वो शैक्षिक तौर पे बढ़ें, सामाजिक रूप से सक्षम हो। तो इस वजह से वो दिखावा करते हैं कि हम सेक्युलर हैं, दरअसल वो सेक्युलर होते नहीं हैं, वो सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए सेक्युलर करते हैं। दावा आप किस आधार पे कर सकते हैं कि जो खुद को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, जो खुद को सेकुलर नेता कहते हैं, वो सेकुलर नहीं है, वो केवल मुसलमान वोट हथियाने के लिए खुद को सेकुलर कहते, कैसे कह सकते हैं? अच्छा, वो दरअसल मेरा सवाल एक आपसे है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहती हैं, किस आधार पर कहती हैं? आप ज्यादा नहीं, पिछले 10 सालों की बातें उठा के देख लीजिए। केंद्र सरकार ने 103 योजनाएं चलाई हैं, उनमें उज्ज्वला से लेकर मुद्रा लोन तक और बिजली कनेक्शन से लेकर के तमाम दूसरी योजनाएं, मतलब 103 योजनाएं हैं, आवास योजना है, तमाम योजनाएं हैं। आप बता दीजिए कि क्या सांप्रदायिक आधार पर उन योजनाओं का लाभ लोगों को दिया गया है? क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया है? क्या लोगों के साथ जो है वो एक बर्ताव अलग तरीके का किया गया है? कहीं भेदभाव नहीं है। तो जब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आप भेदभाव नहीं करते हैं, तो वोट देने में आप भेदभाव क्यों करते हैं? मैं साफ कर दूं कि मैं एक पत्रकार होने के नाते किसी भी पार्टी के पक्ष में अपील नहीं कर सकता, क्योंकि ये इथिक्स के खिलाफ होगा। मैं कतई नहीं करता कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, आप किसी को भी वोट करिए, लेकिन जिसे वोट करिए उसके साथ बैठ के संवाद करिए, उससे मुद्दों पर बात करिए, उससे पूछिए कि अगर आप जीत गए तो हमारे लिए क्या करेंगे। ये बातें होनी चाहिए। जो वो आप नेगेटिव वोटिंग बंद करिए ना। तो मोइन भाई ये बताइए, जब सरकार सभी योजनाओं में उतना ही फायदा मुस्लिम वर्ग को भी देता है जितना फायदा उसका दूसरे धर्मों के लोग उठाते हैं, उसमें किसी धर्म के आधार पर कोई बंटवारा नहीं होता, कोई सरकार ये नहीं कहती कि इस धर्म को ज़्यादा दीजिए, इस धर्म को कम दीजिए। जो उस योग्य, जो उस पात्रता की सूची में आता है उसको लाभ मिलता है। तब ऐसा क्या होता है कि क्यों मुसलमान वर्ग या समाज भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन मानकर चलती है और क्यों उसके खिलाफ वोट करने के लिए एकजुट हो जाता है? ऐसा क्या कारण क्या है? ये एक बहुत कड़वी सच्चाई थी, ये एक कड़वी सच्चाई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों के कार्यकाल में ये जो एक परसेप्शन बना था, इस परसेप्शन को तोड़ा है। नेगेटिव वोटिंग कम हुई है, मुसलमानों के बीच नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है, कई 100 गुना बढ़ी है। जो नफरत थी वो नफरत कम हुई है, लेकिन अभी भी जो एक बराबरी की भावना होनी चाहिए, वो बराबरी की भावना अभी भी नहीं है। मोइन भाई, आप जो बात लगातार सोशल मीडिया पर यह कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों को भी उतना ही प्यार दुलार करती है या उतना ही सम्मान देती है जितना समाज के दूसरे वर्गों को देती है, उसकी सरकार में वो सारे लाभ मुस्लिम समुदाय को भी मिलते हैं जो दूसरे को भी मिलते हैं। बात यही लगभग आसपास आप रखते हैं। इसे लेकर जब आप फेसबुक पर कुछ लिखते हैं तो तमाम लोग ऐसे हैं आपके समुदाय के बीच के या हमारे अपने बीच के भी, जो आपकी पत्रकारिता पर सवाल उठाते हैं। तमाम लोग उसमें, मैंने देखा जो कमेंट में लिखा लोगों ने कि आपने कितना पैसा ले लिया, आप क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते पत्रकारिता छोड़कर। क्या लगता है कि मतलब हम जो कर रहे हैं उससे क्या संदेश जाता है, या जो लोग टिप्पणियां कर रहे होते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मैं सोशल मीडिया पर साल 2012-2013 से सक्रिय हूँ। जो मुझे सच लगता है वो मैं लिखता हूँ, जो मुझे सच लगता है वो मैं बोलता हूँ। भाई, अगर एक देश में एक पत्रकार हूँ ये ठीक बात है,
उसके साथ साथ मैं इस देश का एक नागरिक भी हूं। अगर आपके पास अधिकार है तो वो मेरे पास भी अधिकार है। मैं जो देखता हूं, मैं जो समझता हूं, मैं जो महसूस करता हूं, उसे लोगों के बीच रखता हूं। और जो लोग विरोध करते हैं, जो धमकियां देते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा कि मुझे एक सुरक्षा गार्ड भी दिया गया था इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर। और 2019 में जब अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला था, तो इसी प्रयागराज में जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने दिया था, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, और मेरी इन लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहीं कोई गलत नहीं करता हूं, मैं लोगों को एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, मैं लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूं। पर आने वाला था कि आप पहले ही उस पर आ गए कि सामान्य तौर पर होता है, जो भी चाहे वो मुस्लिम समुदाय के बाहर का व्यक्ति हो चाहे अंदर का व्यक्ति हो, जो भी उनको लगता है कि ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो उसके जान प्राण पर संकट मंडराने लगता है। तो इससे आपको सुरक्षा मिली, लेकिन क्या घर परिवार वाले भी डरते नहीं है, या वो आपको कुछ अलर्ट नहीं करते कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, या बंद कर दो, इससे आपकी जान को खतरा है, आप आ रहे हो, देर रात आते हो, तो इससे कोई दिक्कत हो सकती है? देखिए, खतरे की बात मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मैं कभी किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता हूं, मैं किसी पर अपनी बात थोपता नहीं हूं। मैं लोगों को एक जागरूक करने की कोशिश करता हूं, जागरूक करने का मैं काम करता हूं कि देखो भाई ये सही है या मेरा ये सुझाव है, आप इस सुझाव को मान लो, और अगर आप इस बात को मान लोगे तो इसमें आपका फायदा है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हो सकता है कि आप उस सच्चाई से रूबरू ना हो सकता है कि आप उस सच्चाई को ना जानते हो, ना पहचानते हो सकता है कि आप पर्दे के पीछे छिपे हुए लोगों को ना पहचानते हो कि कौन आपको बरगला रहा है, कौन आपको सामने करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो मैं किसी पर कोई चीज थोपता नहीं हूँ, जिद नहीं करता हूँ, दबाव नहीं डालता हूँ, इसलिए सिर्फ अपील करता हूँ, जागरूक करने का काम करता हूँ। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, आपको याद होगा कि सीए और एनआरसी को लेकर 2019 में जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, तो मैं लगातार बेखौफ जो है वो सोशल मीडिया पर लिखता रहता था, लोगों को जागरूक करता था, लोगों को बताता मैं रहता था कि नहीं, इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। आखिर वो कौन सी वजह है कि आपको आपके पड़ोसी ने बता दिया, गली छाप नेता ने बता दिया कि अब आप आपका बुरिया बिस्तर बांध लीजिए, आपको पाकिस्तान की ट्रेन पे बैठा दिया जाएगा। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री बार बार ये भरोसा दिला रहा है कि नहीं, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। तो आखिर इतना विश्वास क्यों? आप गली छाप नेता की आदमी, आप किसी बरगलाने वाले की बात मान ले रहे हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री की बात को नहीं मानेंगे। आप इस देश की हुकूमत को, जिसको 140 करोड़ लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, आपको क्यों अविश्वास हो जाता है? तो विश्वास करना सीखिए। जिस दिन, मेरा मानना है कि जिस दिन आप विश्वास करना शुरू करेंगे, जिस दिन आप पहल करेंगे, आप हाथ बढ़ाएंगे, हो सकता है सामने वाला आपको गले लगा ले। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी किसी न किसी को। मोइन भाई, आपके समाज के अंदर से यह सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे समुदाय के लिए किया ही क्या, हम उनको वोट क्यों दें? तो आपको क्यों लगता है कि मुसलमानों को भाजपा को वोट क्यों देना चाहिए? नहीं, मैं देखिए एक पत्रकार हूं, इस नाते मैं ये कतई नहीं कह सकता कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर आप उनको वोट क्यों ना करें, जो है उसकी कोई वजह मुझे लोग बता दें, समझा दें कि मैं इनको वोट नहीं देना चाहता। आपने देखिए ऐसा है ना कि जो क्या कहते हैं, जो मुद्दे हैं, जो सवाल हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो नफरत है, नफरत की कोई एक वजह सामने आनी चाहिए। अगर आप उनकी योजनाओं का लाभ लेने में कतई भेदभाव नहीं करते, अगर आप योजनाओं का लाभ लेने में भी उतनी ही नफरत दिखाएं कि नहीं, हम इनकी योजनाओं का लाभ नहीं लेंगे, हम उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं लेंगे, हम फ्री आवास नहीं लेंगे, हम दूसरी चीजें नहीं लेंगे, हम सब्सिडी नहीं लेंगे, हम हज की सब्सिडी नहीं लेंगे, तब आप वोट में अगर भेदभाव करिए तो फिर ठीक समझ में आता है। आखिर इतनी वो, और जो लोग, जिन लोगों के बहकावे में आप आते हैं, मैं फिर कह रहा हूं साफ तौर पे कि आप जिन लोगों के बहकावे में आते हैं, आप जरा बैठिए, सोचिए कि उन्होंने आखिर आपको क्या कुछ दिया। आपको दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर इस हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियों ने, कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर ताकतों ने रख दिया है, नेताओं ने आपको
दूसरे दर्जे का नागरिक यहाँ पर समझा जाता है, समझा जाता है कि आप बहुत पिछड़े हुए हैं, आप अभी मुख्य धारा में हैं ही नहीं। तो इस सोच से बाहर आइए ना। मैं कतई नहीं कह सकता कि आप भारतीय जनता पार्टी को दीजिए या किसी पार्टी को दीजिए, उसको ना दीजिए, लेकिन किसी के लिए नफरत मत रखिए। जो है आप माइंडसेट मत करिए। एक सवाल मुद्दों पर बात करिए। आप मुसलमानों की सामाजिक स्थिति पर भी तमाम लिखते रहते हैं। एक सवाल यह है कि जिस तरह हिंदुओं में राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक हुए, जिन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी कुप्रथाओं को लेकर व्यापक आंदोलन चलाया और उसे खत्म करने में उससे मदद मिली, मुस्लिमों में भी तमाम सामाजिक कुरीतियां हैं, उन्हें लेकर कोई आगे क्यों नहीं आता कि जो सामाजिक कुरीतियां माने 3 तलाक है, हलाला है, इस जैसी तमाम कुरीतियां सभी समाजों में होती हैं। अन्य समाजों में सामाजिक सुधार आते हैं, सामने आते हैं, लेकिन मुसलमानों में क्यों नहीं कोई समाज सुधारक सामने आता को कुरीतियों के खिलाफ लड़े और समाज को जागरूक करे? देखिए, जो हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं शरिया कानून है, जो इस्लाम धर्म में बताया गया है, उसके मुताबिक काम नहीं करते लोग। उस कानूनों को अपने हिसाब से लोग इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। जैसे ट्रिपल तलाक का मामला था, आज भी अगर किसी मुस्लिम समुदाय में इस्लाम, भाई आप शादी ब्याह तो अपने धर्म के मुताबिक ही करेंगे ना। अगर आपको डाइवर्स लेना है तो उसका जो इस्लामिक तरीका है उसी से आप लेंगे। सरकार ने उसे खत्म नहीं किया है, लेकिन जो उसका मिसयूज किया जाता था, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के तलाक दे देते थे, या आप एक बार में तलाक 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 बोल करके उसका दुरुपयोग करते थे, उस पर रोक लगी है। इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो हमारे धर्मगुरु हैं उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो चुप्पी साधे रहते हैं। कोई बात आती तो वो कहते हैं नहीं ये हमारा धर्म है, हमारे धर्म में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, कितनी महिलाओं, अगर उनके घर की बेटी के साथ इस तरीके की हरकत हो, अगर उनकी बहन के साथ कोई एक बार में बोल के 3 तलाक दे दे, क्या वो तब भी इसको मानेंगे, इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि उनके ऊपर खुद पर नहीं बीती है। समाज जाए भाड़ में, उनकी दुकान चमकनी चाहिए, इसलिए लोग शांत बैठे रहते हैं और गलत चीजों का समर्थन करते हैं और गलत मुद्दों पर लोगों को बरगलाने का काम जो जानते हैं कि कुछ गड़बड़ी है लेकिन सामने आना नहीं चाहते, डर के मारे नहीं आना चाहते, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चीजों को समझते हैं, जानते हैं, अपने स्तर पर विरोध करते हैं, लेकिन खुलकर समाज में जो है अपनी बात नहीं रख पाते हैं, खुलकर समाज में विरोध नहीं कर पाते हैं। हमारा कहना है कि आप एकदम क्रांति करने की कोशिश मत करिए। आप आपके आसपास जो लोग, आप अपने घर परिवार के लोगों को समझाइए, आपके जो नाते रिश्तेदार हैं आप उनको समझाइए, उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए, आप उनको जागरूक करिए, उनको आप सच्चाई बताइए, उनको आप हकीकत से रूबरू कराइए। अगर वो समझ जाएंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे। एक दिन में तस्वीर नहीं बदलती है, कहा जाता है कि तस्वीर बदलने के लिए एक पीढ़ी चाहिए होती है, यानी 30 साल का वक्त। तो अगर आज आप कोई शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि 10-20 साल बाद उसका असर देखने को मिले। तो आप ये मत सोचिए कि आज आप खड़े हुए और पूरी कौम आपके पीछे चल जाएगी। आप ये सोचिए कि अगर कहीं बदलाव होगा तो उसमें एक छोटा सा अंशदान 0.1% का वो आपका भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। और हर किसी की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, चीज़ों को सही तरीके से मूल्यांकित नहीं कर पाते हैं, उनको जागरूक करिए, सच्चाई बताइए, उनको ईमानदारी से राह दिखाइए। बाकी मानना ना मानना वही उनके ऊपर छोड़ दीजिए, थोपिए नहीं कोई चीज, दबाव मत डालिए। मोइन भाई, एक अंतिम सवाल है, जहां से मैं शुरू किया था तो फिर मैं वहां पलट कर आ रहा हूं। आपकी फेसबुक प्रोफाइल मैं खोल रहा था। मेरे ट्वीट जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो तो मेरे अकेले फेसबुक पर नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने अपने ट्विटर पर भी वही प्रोफाइल लगा रखी है। तो मैं इसलिए उस सवाल को पूछ रहा हूँ जी जी कि सामान्य तौर पर ये होता है कि जो जिस धर्म का है उसमें अपने किसी धर्मगुरु का लगाता है, या अपने किसी प्रसिद्ध, अगर आप मुस्लिम हैं तो अपने किसी प्रसिद्ध मस्जिद का लगा लेते हैं, किसी मौलवी के साथ लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे। आपने हिंदू संतों के साथ अपनी कवर फोटो लगा रखी है और उसके बाद नीचे जो बायो आपने लिखा, उस बायो में आपने लिखा कि पेशे से पत्रकार, सोच से राष्ट्रवादी, जाति से पसमानदा, और आगे आपने लिखा कि मिशन राम मंदिर फॉर कंट्री, शिक्षा शिशु मंदिर। तो ये साधु संतों के साथ कवर फोटो लगाने और जाति पसमानदा
लिखने की जरूरत या फोटो लगाने की जरूरत मोहम्मद मोइन को क्यों पड़ी? देखिए, ये महज एक संयोग हो सकता है, इसके पीछे कोई खास मकसद नहीं है कि कोई खास मकसद हो। रही बात राम मंदिर की, जो आपने जिक्र किया, तो आपको अच्छे से याद है हमारे आपके संबंध पिछले 2 दशकों से हैं। जो है अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, इसके लिए मैंने मुहिम चलाई थी। मिशन मंदिर फॉर कंट्री नाम से सोशल मीडिया पर मैंने मुहिम चलाई हुई थी और उसका तमाम लोगों ने सपोर्ट किया, तमाम लोगों ने समर्थन किया। और मैंने उसको कहा भी था कि आखिर अयोध्या में क्यों रामलला का मंदिर बनना चाहिए, क्यों मुसलमानों को अपना दावा वहां से वापस ले लेना चाहिए। फिर से बहुत संक्षेप में, चूंकि देर हो रही है, बहुत संक्षेप में कह देना चाहता हूं कि मस्जिद जो होती है वो नमाज पढ़ने की जगह होती है। हम किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, दुकान पे पढ़ सकते हैं, ऑफिस में पढ़ सकते हैं, कहीं नहीं है हम खुले मैदान में पढ़ सकते हैं। मस्जिद मतलब एक इबादत गाह हो गई जहां हमें अल्लाह के सामने सजदा करके माथा टेकना है। लेकिन किसी की जन्मस्थली नहीं बदली जा सकती। अगर मोहम्मद मोइन का जन्म प्रयागराज के किसी एक मकान में हुआ है तो उसको बदल करके हम मुंबई और दिल्ली नहीं कर सकते हैं। भगवान राम का जन्म हुआ है, करोड़ों लोगों के आराध्य थे, हैं और रहेंगे, तो उनकी जन्मस्थली नहीं बदली जा सकती, क्योंकि वहां पर करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। तो मस्जिद में हम नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी की जन्मस्थली नहीं बदली जा सकती। वहां को लेकर जो उसकी आस्था है वो नहीं बदली जा सकती। इस वजह से मैंने मुहिम चलाई थी और आप देखिए उस मुहिम का असर ये हुआ कि जब हाई कोर्ट से फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, शिलान्यास हो गया, लोकार्पण हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 22 जनवरी से लोग दर्शन कर रहे हैं। आपने पूरे देश में कहीं नहीं देखा होगा कि किसी मुसलमान ने खड़े होकर के विरोध किया हो, क्योंकि पहले लोगों को बरगलाया जाता था, सैयद शहाबुद्दीन से लेकर के आजम खान तक या तमाम जो दूसरे शो कार्ड नेता होते थे। लेकिन देश के मुसलमानों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले का स्वागत किया। उस दिन, जिस दिन मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन लोगों ने तालियां बजाई, तमाम लोगों ने घर पर दीपक जलाए कि इससे हमारी गंगे जमनी तहजीब बढ़ेगी, इससे पूरे मुल्क में अमन चैन आएगा और पूरी दुनिया को हम एक अनूठा संदेश देंगे और मानवता का संदेश देंगे। तो दोस्तों, मोइन भाई ने अपनी बात को बहुत स्पष्टता के साथ, पूरी साफगोई के साथ कही और समाज को एक संदेश दिया कि किसी के भटकावे में, किसी के बरगलावे में, किसी के इधर उधर की बात कहने में ना आए। खुद से सोचें कि उनके अपने लिए, उनके समाज के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस सरकार ने उनके लिए किया, किस सरकार ने उनके लिए नहीं किया, यह सोचकर फिर वोट दें। और मैं ये समझता हूं कि मोहम्मद मोइन भाई एक राष्ट्रवादी सोच के पत्रकार ही नहीं है। या कहीं भी किसी भी समाज में एक कहीं छोटा सा दिया एक जलता है, फिर वह दिया धीरे धीरे पूरे समाज को रोशनी देता है। तो मोइन भाई भी मुस्लिम समाज में वह रोशनी लेकर उभरे हैं और इनके दिखाए रास्ते पर बड़ी संख्या में लोग चलेंगे तो समाज का भला होगा। नमस्कार।